नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बीएसए फ्री लेक्चर सीरीज में और आपके साथ जुड़ गया हूं मैं, आपका मित्र एमजे। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके शानदार तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी हेडिंग मिलेगी आपको, ये है रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ध्यान रखना है आपको ये कि हमारा जो एविडेंस एक्ट है, जिसे अब हम साक्ष्य अधिनियम कह रहे हैं, ये कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। रिलेवेंसी जो शब्द है, इसका मतलब हिंदी में होता है, इसे कहते हैं सुसंगतता। हिंदी वालों को मैं हिंदी के शब्द समझाता रहूंगा, सुसंगतता। और ध्यान रखना है ये शब्द अंग्रेजी वालों को भी समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड विदाउट नोइंग द वोकैबुलरी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यू कैन नॉट ट्रांसलेट। एक्चुअली लीगल फ्रेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड विदाउट नोइंग द लीगल वोकैबुलरी। ये बात मैं लगातार बार बार समझाता रहता हूं। एडमिसिबिलिटी जो शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं ग्राह्यता। क्या चीजें हैं ये, इनको हम आज बड़े आसानी से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो हमारा बीएसए है, साक्ष्य अधिनियम में, उसकी आत्मा, सोल जो है, वो रिलेवेंसी के आसपास क्यों घूमती है, जिसके लिए कि पूरा का पूरा एक चैप्टर सेक्शन 3 से लेकर 50 तक डेडिकेट किया गया है। आइए शुरू करते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम रिलेवेंसी के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 3 से लेकर 50 तक में रिलेवेंसी की बात की गई है, ऐसा लोगों का कहना है, लोगों का समझना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझा दूं, सेक्शन 3 में तो इतनी सी बात है कि कोर्ट में हम क्या बातें करेंगे। इन द कोर्ट जब आप जाते हैं एविडेंस लेकर के, तो ध्यान रखना, लिखा है उसमें, या तो आप फैक्ट इन इशू के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में फैक्ट इन इशू, जिसे विवाद्यक तथ्य कहा जाता है, जिसके बारे में पहले मैं समझा चुका हूं, या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो सुसंगत तथ्य हैं उनके बारे में बात होगी। ऑफ नो अदर्स, इसके अलावा और किसी बारे में कोई बात नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट द थॉट गिवन इन सेक्शन नंबर 3 एंड दिस इज द वेरी बिगिनिंग अबाउट रिलेवेंसी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। रिलेवेंसी हमारे पास दो तरह की होती है, एक जिसे कहा जाता है लीगल रिलेवेंसी और दूसरा जिसे कहा जाता है लॉजिकल रिलेवेंसी। ध्यान रखना है, लीगल एंड लॉजिकल। जब हम लीगल रिलेवेंसी के बारे में बात करेंगे तो ये रिलेवेंसी वही है जो 3 से 50 तक सेक्शन में जाता है, और इसका मतलब समझ लीजिए संबद्धता। रिलेवेंसी का मतलब होता है जुड़ा होना। अच्छा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मान लो ए नाम के आदमी के ऊपर ये चार्जेस हैं कि उसने किसी के ऊपर किसी का मर्डर किया है, हत्या का आरोप लगा हुआ है। अब प्रश्न उससे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि फला तारीख को जिस दिन मर्डर का ये बात हुआ है उस दिन आप कहां थे। रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पता चलेगा वो कहां था, इससे ये बात पता चलेगी। क्या जो मरा है वो व्यक्ति और जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, द पर्सन हु इज चार्ज विद द मर्डर एंड द पर्सन हु इज नोन एज डिसीज, जो मृतक है और जो हत्यारा है, इनके बीच में कोई दुश्मनी थी क्या। रिलेवेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो मर गया है व्यक्ति, वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इररिलेवेंट है, बेकार की बात है। या ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उसके पास कौन सी डिग्री है, बेकार की बात है। इररिलेवेंट का मतलब है ऐसी बातें जो मामले से जुड़ी हुई नहीं है, और रिलेवेंट का मतलब है वो बातें जो मामले से जुड़ी हुई हैं। इतनी आसान सी बात है। लॉजिकल रिलेवेंसी क्या है, ऐसी हर बात जिसका लेना देना मामले से है, और जो लॉजिकली, लॉजिक का मतलब है जो आपकी मेंटल फैकल्टी है, जो तर्क कर सकती है, उसके हिसाब से जुड़ी हुई मालूम पड़ती है। लीगल रिलेवेंसी बिल्कुल अलग चीज है। सो सेक्शन 3 से 50 में रिलेवेंट बताया गया है, वही लीगल रिलेवेंसी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले समझते हैं रिलेवेंसी को, फिर बात करेंगे एडमिसिबिलिटी के बारे में, फिर रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या संबंधता है और क्या इसमें डिफरेंस है वो भी हम आज समझेंगे। तो सेक्शन 4 पहली रिलेवेंसी के बारे में बात करता है। ध्यान से समझना है, सेक्शन 4 से 14 में कनेक्टेड इवेंट्स हैं। इसे हम जनरल रिलेवेंसी भी कहते हैं, ऐसी बातें जो साधारणतः एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, या इवेंट्स, घटनाएं जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कनेक्टेड इवेंट्स। सेक्शन 4 से 14 में ये बातें आती हैं। ठीक से समझिए। तो सेक्शन 4 क्या है, रेस जेस्टे। रेस जेस्टे पर पूरा का पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वो लेक्चर एक बार देख लीजिए। इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। कम शब्दों में समझा दूं, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इवन इफ दे आर
नॉट द मेन इशू। ऐसी बातें जो एक ही संव्यवहार के भाग हैं, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उनको हम रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन में लेकर आते हैं। कौन सी बातें होती हैं इसमें? जैसे ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी को चाकू मारा, और चाकू मारते समय जब चाकू लगा तो उसने हत्यारे का नाम लेकर चीखा वो, और किसी ने बाहर खिड़की के बाहर जाते समय उसको चीखते हुए सुन लिया, तो ये है रेस जेस्टे। इसे कहा जाता है एक ही संव्यवहार का भाग। इवन एफआईआर जब लिखवाई जाती है तो उसको भी रेस जेस्टे का पार्ट माना गया है, क्योंकि घटना घटी होगी और किसी ने जाकर पुलिस को शिकायत करी होगी। देखिए लिखा है इलस्ट्रेशन में, ए इज अक्यूज्ड ऑफ स्टैबिंग बी। स्टैबिंग का मतलब होता है चाकू घोंपना। इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के तुरंत बाद, बी रन्स आउट स्क्रीमिंग ए हैज स्टेप्ड मी। बी दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, कहता है हाय बी ने, ए ने मेरे को चाकू मार दिया। दिस स्पॉन्टेनियस अटरेंस, उसने जो बोला है वो तात्कालिक उसका प्रतिक्रिया है, नाम लेकर के चीख रहा है हाय इसने मुझे चाकू मार दिया। उसके माइंड में फैब्रिकेशन की कहानी नहीं है, वो एक ही जगह सी को फंसाने के बारे में नहीं सोच रहा है। दिस स्पॉन्टेनिटी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम क्रिएट्स रेस जेस्टे, इसे हम रेस जेस्टे कहते हैं। धारा 4 में ये बात सुसंगत होगी, रिलेवेंट होगी। रतन सिंह का एक केस है, जेंटिला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। बहुत सारे केसेस मैंने इसमें डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, 2 केसेस फिर भी आप देखिए। स्टेटमेंट मेड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है एकदम बाद, आफ्टर द शूटिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रेस जेस्टे, जैसे ही गोलीबारी हुई और ठीक उसके बाद ही जो भी कथन किया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, दैट इज नोन एज रेस जेस्टे। विजयवर्धन राव साहब के केस में क्या कहा? डिले ब्रेक्स द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट एक्सक्लूडेड। अगर बहुत देर बाद स्टेटमेंट दिया गया है, तुरंत बाद है तो रेस जेस्टे है, डिले हो गया है तो वो रेस जेस्टे नहीं है, इट इज मेयर स्टेटमेंट, और उसको हम रेस जेस्टे नहीं मानेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, वो बात स्वीकार नहीं होगी, रेस जेस्टे के रूप में नहीं होगी, कहीं और किसी सेक्शन में रिलेवेंसी हो सकती है, इस बात को भी आप समझें। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 5 में। मैंने बताया सेक्शन 4 से 14 में जनरल रिलेवेंसी है, और ये एक एक सेक्शन एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर की डिमांड करता है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो भी एक छोटा सा दिल छोड़ दीजिए और ज़रूर लिखिए कि आप आगे भी इस लेक्चर को कंटिन्यू देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, नोट्स बनाते रहिए, ध्यान रखिए, है ना, फिर सुनना नहीं है, लिखना भी है। तो सेक्शन 5 में कॉजेलिटी है। कॉजेलिटी को हम कहते हैं ऐसी बातें जो कॉज यानी कारण से संबंधित हैं। क्या क्या शब्द हैं यहाँ पर में? एक है कॉज, एक है ओकेजन और एक है इफेक्ट। 3 शब्दावली आपको ध्यान रखना है। ओकेजन का मतलब होता है अवसर या मौका कहते हैं आप इसको, कॉज का मतलब है कारण, ठीक है, और इफेक्ट है प्रभाव। 3 बातें जाकर यहां रिलेवेंट हो जाती हैं। ओकेजन क्या होता है? जैसे ए नाम का आदमी 5 लाख रुपए उसके पास में है, जिसको वो बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा है। जाने से पहले वो अपने एक दोस्त को ये बात बताता है कि मैं 5 लाख रुपए बैंक में जमा करने जा रहा हूं, और बैंक के बाहर ही उसको लूट लिया जाता है। जब इस घटना की जानकारी जो विक्टिम है, जिससे पैसे लूट लिए गए हैं, वो पुलिस को देता है, तो पुलिस के मन में पहली बात ये आती है कि कौन कौन है जिनके पास मौका था लूटने के लिए। वो कौन लोग होंगे? जिनके पास जानकारी थी। वो कौन आदमी है जिसको बताया था? इसका फ्रेंड। तो फ्रेंड को मौका था, अवसर था, और ये जानकारी उसके पास थी। ये एक रिलेवेंट बात है जो उसके अगेंस्ट एक सस्पिशन क्रिएट करती है। फिर आता है कॉज। कॉज है कारण, ध्यान रखना है। कारण के साथ एक और शब्द जानिए जो अगले सेक्शन में ही आएगा, यह है मोटिव। कारण है कॉज, मोटिव है हेतु, ठीक है, और इनका एक भाई और है, उसे कहते हैं इंटेंशन, इंटेंट, है ना, यह है आशय। ठीक से समझना, बहुत आसान से शब्द हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और परेशान होते हैं। कॉज क्या है? जैसे मैं अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप जीवन भर नहीं बोलोगे। मोटिव होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है वो। मोटिव जनरेट होता है कॉज से, कारण से पैदा होता है हेतु, और कारण और हेतु का जो उसके बाद जो अंतिम जो मेंटल एलिमेंट है विच ड्राइव्स अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस इज नोन एज इंटेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं,
ए नाम का आदमी है, उसके अगेंस्ट बी नाम का आदमी कोर्ट में गवाही देता है, समझ लो झूठी गवाही देता है, जिसके कारण ए को सजा हो जाती है। समझना, ए के अगेंस्ट झूठी गवाही दी है बी ने, ए को हो गई सजा। जैसे ही सजा हुई तो ए कसम खाता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो इस बात का बदला लूंगा। ठीक से समझिए ना। तो बदला लेने के बारे में जो सोचा है, बदला लेना इज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, बाहर निकल के बदला लेना चाह रहा है वो। ये क्यों बदला लेना चाह रहा है, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है कि इसने झूठी गवाही देकर उसको सजा दिलवा दी। कारण से पैदा हुआ मोटिव। बदला कैसे लेगा, इसने सोचा ये तो, एक तो ये भी सोच सकता है कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, बड़ा बंगला बनेगा और मोटिव इसका जो है बदला लेने का है। या सोच रहा है अपने बच्चे को आईपीएस बनवाऊंगा या जज बनाऊंगा, तो भी तो बदला लिया जा सकता है। मतलब लकीर बड़ी करके भी तो दूसरे को छोटा महसूस करवाया जा सकता है, उसकी लकीर को मिटाना ही जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी सोच सकता है कि बाहर निकलने के बाद उसको जान से मार डालूंगा, उसके लड़के को किडनैप कर लूंगा, ये भी तो हो सकता है। ये जो अल्टीमेट बदला लेने का तरीका इसने सोचा है, ये है इंटेंट। और आपको बता दूं, जब हम क्राइम के एलिमेंट्स में जाते हैं तो आपको भूलना नहीं है कि मोटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट में मोटिव नहीं है, लेकिन इंटेंट है, आशय है। तो क्या हुआ, कॉज। कॉज क्या है, कारण, कि कोई भी काम कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है। जैसे बी नाम के आदमी को के ऊपर शक है कि उसने ए के पैसे चुराए होंगे। पता ये चलता है कि बी को पैसों की बहुत जरूरत थी, उसने कभी पैसे ए से मांगे थे। बी का बच्चा बीमार है जिसका उसे इलाज करवाना है। ये कॉज, एक कारण हो सकता है कि वो उसके पैसे चुराए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और ये बात कहां रिलेवेंट होगी, यहां जाकर रिलेवेंट हो जाएगी। और एक है इफेक्ट। इफेक्ट है प्रभाव, मैंने बताया। जैसे मान लो ए नाम का आदमी कोई पॉइजन खाकर मरा है, तो ये वाला पॉइजन कौन सा पॉइजन है, क्या ये पोटेशियम साइनाइड है? अगर है तो क्या देखना होगा, खाने के बाद, जहर खाने के बाद उसके शरीर में क्या इफेक्ट हुए, प्रभाव क्या हुआ, क्या वो सिम्टम्स वही हैं जो पोटेशियम साइनाइड के खाने पर दिखाई पड़ते हैं? तो ये है इफेक्ट। ये तीनों ही बातें कहां रिलेवेंट हैं, सेक्शन नंबर 5 में। एक इलस्ट्रेशन देखिए, ए इज चार्ज्ड विद पॉइजनिंग बी। ए पर आरोप है कि उसने बी को जहर दिया। परचेस ऑफ पॉइजन बाय ए शॉर्टली बिफोर डेथ इज रिलेवेंट एज कॉज। उसने एक जहर खरीदा था और ये ठीक कारण है कि इसने ही जहर दिया होगा। क्यों जहर खरीदा था, वैसा ही जहर इसने खरीदा था। या जहर खाने के बाद जो शरीर पर इफेक्ट आए हैं वो इफेक्ट में रिलेवेंट है। तो ओकेजन क्या हो सकता है, मौका। इसको पता था कि ये आदमी किस समय भोजन करता है, कौन सा खाना खाता है, तो उसके खाने में जहर मिलाने के लिए इसको मौका मिला। ये सारी ही बातें कहाँ रिलेवेंट हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिसका नाम है सेक्शन नंबर 5। केस देखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश, 2005 का मामला है। तो सर्कमस्टेंसेस शोइंग कॉज एंड इफेक्ट, जो इन दोनों के लिंक को क्रिएट करते हैं, वो भी रिलेवेंट होते हैं। और राम गोपाल का केस देखिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज क्रूशियल। जो कारण है और उसका प्रभाव है, इनकी निकटता, प्रॉक्सिमिटी जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बड़ा रोल प्ले कर सकती है डिसाइडिंग अ केस। सेक्शन 6 चलते हैं। सेक्शन 6 में कितनी बातें रिलेवेंट हैं, तो सेक्शन 6 में एक है मोटिव, ठीक है, एक है प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है, एक है प्रीवियस कंडक्ट, इसे कहते हैं पूर्व का आचरण, और एक है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सब्सिक्वेंट, इसे कहते हैं पश्चात का आचरण। तो ऐसे आप देखना चाहें तो याद करने के लिए 4 बातें रिलेवेंट हैं। इसका जो पहला सेक्शन था 5, उसमें 3 बातें रिलेवेंट थी। कौन कौन सी, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। इसमें कितनी बातें हैं, 4 बातें रिलेवेंट है। ये मोटिव क्या है, हेतु, मैंने बताया अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ये। इट इज अ ड्राइविंग फोर्स टूवर्ड्स इंटेंशन, इससे ही आशय जन्म लेता है। ध्यान रखिए, मोटिव क्रिमिनल लॉ में क्राइम के एलिमेंट में आवश्यक तत्व नहीं है। इट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, बट इफ देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस and the case is based on circumstances only, motive plays a vital role। जब मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित होता है और जहां पर कोई सीधा सीधा साक्ष्य नहीं होता है, ऐसे मामलों में ध्यान रखना है मोटिव एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक इलस्ट्रेशन है, ए हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद बी एंड थ्रेटन्ड हिम अर्लियर, मोटिव इज रिलेवेंट।
ए और बी के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था, ए ने बी को पहले कभी धमकाया था। ये सब बातें रिलेवेंट हैं, बिल्कुल रिलेवेंट हैं, ये मोटिव को बताती हैं क्यों उसने उसको मारा होगा। मतलब ये कहानी सिर्फ आपके लिए आधी बात है, पूरी बात ऐसी है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है। क्यों मर्डर किया? तो पता चला कि इनके बीच में पहले कोई लंबा विवाद चल रहा था जिसका बदला लेना ये चाह रहा होगा। एक हो सकता है मोटिव। क्यों? मोटिव क्या है? और जब ये कब होगा? सर्कमस्टेंशियल जब मामले होते हैं तो वहां पर में मोटिव के बारे में बात की जाती है। चलें आगे। इसमें दो बातें और बता दूं। प्रिपरेशन क्या है? तैयारी। ए नाम के आदमी ने जहर खरीदा, यह प्रिपरेशन है, ठीक है। जहर खरीदने का प्रिपरेशन। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं। ए सुसाइड कमिट करना चाहता है, ठीक है। उसके लिए वो केरोसिन खरीद के लेकर आता है, केरोसिन ऑयल, ये प्रिपरेशन है। केरोसिन ऑयल अपने ऊपर डाल लेता है, ये प्रिपरेशन है, तैयारी कहते हैं। ए कोई बैंक लूटना चाहता है तो बैंक का पहले क्या करता है? एक मैप तैयार करता है, बैंक में कई बार जाता है, रेकी करता है, देखता है किस समय भीड़ कम होती है, गार्ड किस समय सो रहा होता है, ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है? अपराध करने से पहले का आचरण और अपराध करने के बाद का आचरण। ध्यान रखना है, जब हम कंडक्ट की बात करते हैं तो मेयर स्टेटमेंट इज नॉट अ कंडक्ट। ए नाम के आदमी के साथ में लूटपाट हुई, ए वॉज रॉब्ड, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज्ड एन एफआईआर, इट इज कंडक्ट। ए के ऊपर लूटपाट हुई, वो पुलिस थाने जाता है, वहां शिकायत करता है, ये उसका आचरण है। लेकिन बिना शिकायत किए ही वो यहां वहां बोल रहा है कि मुझे तो लूट लिया गया है। ये जो बोल रहा है, ये बोलना इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज कंडक्ट एंड इट इज नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6। आचरण क्या है? कुछ करना, डूइंग समथिंग। अच्छा एग्जाम्पल और देता हूं। ए नाम के आदमी पर आरोप है कि उसने बी नाम के आदमी का मर्डर किया है, ठीक है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस उसके घर जाती है, घर जाती है तो पता चलता है वो फरार है, अब्सकॉन्डिंग है। ये फरार हो जाना, अब्सकॉन्ड हो जाना, घर को ताला लगाकर भाग जाना, ये उसका कंडक्ट है, जिससे पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, अदरवाइज भागता क्यों वो। चलें आगे, चलें आगे देखें। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कोई बात रिलेवेंट है, रिलेवेंट का मतलब ये नहीं है कि बात साबित हो गई है। इसका मतलब है कि ये बात कोर्ट में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई आदमी अपने घर से फरार है, नहीं है घर में, ताला लगा हुआ है घर पर। इससे ये साबित नहीं होता कि ये मर्डरर है, क्योंकि वो अपनी बात को रख सकता है कि वो कहीं शादी में गया हुआ था पूरे परिवार के साथ में, बिल्कुल ये बात रखी जा सकती है। उसको नहीं पता था कि उसके खिलाफ कोई ऐसा आरोप लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कंडक्ट कोर्ट में रखा जाएगा, इससे बात साबित होती है, ऐसा नहीं है। एक मैंने मजाक सुना कहीं पर में ऐसा, ये एक बार एक हाथी जो है जंगल में तेजी से भागता हुआ जा रहा था और सामने से उसको आता हुआ एक जैकल यानी कि सियार मिलता है। पूछता है, हाथी राजा कहाँ भागे जा रहे हो? तो कहता है कि जंगल में पुलिस आई है और चूहे को ढूंढ रही है, क्योंकि चूहे ने कोई अपराध किया हुआ है। जैकल पूछता है कि हाथी राजा, ठीक बात है, पुलिस आई है, चूहे को ढूंढ रही है, तुम क्यों फरार हो, तुम क्यों भाग रहे हो? तो कहता है कि मान लो अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो यह साबित करने में कि मैं हाथी हूं, चूहा नहीं हूं, पूरी उम्र निकल जानी है। कहता है तुम भी भागो। तो ये मजाक है, लेकिन एक तरह की सच्चाई को बयान करता है कि किसी को बेगुनाह साबित करने में, क्योंकि जस्टिस डिलेड हो रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, कई बार समय लग जाता है। केस देखिए, नाथुनी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। मोटिव स्ट्रेंथन्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैं आपको बता ही रहा था, जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर पूरा मामला बेस्ड होता है तो मोटिव क्रूशियल रोल प्ले करता है। फिर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुच्चा सिंह का केस है। लिखा, एब्सेंस ऑफ मोटिव इज नॉट फैटल वेयर एविडेंस इज स्ट्रांग। जहां पर में स्ट्रांग एविडेंस होते हैं वहां मोटिव का ना होना घातक नहीं है, इट इज नॉट फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, मतलब नुकसानदायक नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए। कोई बात नहीं, मोटिव का नहीं पता चल रहा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, पूछता है कि ए विदाउट एनी मोटिव, ए बिना किसी हेतु के शूट्स एट अ मॉब, एक भीड़ पर गोली चलाता है, एंड 4 पर्सन डाई, और 4 लोग मर जाते हैं इसके परिणाम स्वरूप। कौन सा अपराध हुआ? ध्यान रखना है, मोटिव नहीं है, ठीक है। इवन इंटेंट ना हो तो भी उसके पास नॉलेज तो है कि भीड़ पर गोली चलाऊंगा तो लोग मरेंगे, ये मर्डर का मामला है। और अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, मोटिव का नहीं होना कोई परेशानी नहीं खड़ा करता, कोई बात नहीं। मोटिव कहां चाहिए? जहां पर में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको, आपने आरुषि मर्डर केस सुना होगा।
आरुषि मर्डर केस में हुआ यह था कि एक लड़की है 13-14 साल की, वो अपने घर पर मरी पाई गई, घर पर मरी पाई गई है और घर का दरवाजा अंदर से बंद है। जब सुबह सुबह नौकरानी आती है तो घर का दरवाजा आरुषि की माँ ओपन करती है। माँ नौकरानी को बताती है, देखो हेमराज ने हमारी बेटी के साथ क्या कर दिया। हेमराज गायब है, पुलिस को शिकायत होती है, पुलिस आती है, कहीं कोई मिलता नहीं है। हेमराज की लाश 2 दिन बाद घर की छत पर मिलती है। और इस पूरे मामले में एक स्टोरी जो बनाई जाती है, जिसे प्रोसिक्यूशन स्टोरी कहा जाता है, वो ये है कि पिता जो है उसने ही शायद बेटी का मर्डर किया है या माँ बाप ने मिलकर बेटी को मार डाला है। अब यहां कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंसेस हैं। ये जो मैंने बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, ब्लड डिस्टेंस मिटा दिए गए थे, घर में 3 लोग थे, मम्मी पापा और आरुषि, ये सर्कमस्टेंसेस हैं। ये डायरेक्ट एविडेंस क्या होगा, किसी ने मारते हुए देखा है, सीसीटीवी फुटेज है, ये डायरेक्ट एविडेंस होंगे। तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल है। यहां प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पिता बच्ची को क्यों मारेगा, इसका मोटिव क्या है, मोटिव क्या था। तो मोटिव कहां से आएगा, मैंने बताया कॉज से, कॉज से मोटिव जन्म लेगा, मोटिव से इंटेंट जन्म लेगा। और शायद सीबीआई ने ये थियरी गढ़ दी थी कि वो जो बच्ची थी वो शायद नौकर हेमराज के साथ गलत परिस्थिति में रही होगी, रात के समय पिताजी उठे, देखा और आपा खो दिया और उसने मार डाला होगा। मोटिव का काम यहां पर में है, अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। चल रहे हैं हम सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 में एक तो है एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। कौन से, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। और क्या है यहां पर में, इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, तो इंट्रोडक्शन देते हैं ना। एक्सप्लेनेटरी होता है व्याख्यात्मक, इंट्रोडक्टरी होता है पहचान बताने वाले। एक होता है ऐसे फैक्ट जो पक्षकारों के रिलेशन यानी कि उनके संबंध को बताते हैं। एक होता है ऐसे पक्ष जो टाइम, ऐसे फैक्ट जो टाइम और डेट को फिक्स करते हैं। फिर ऐसी भी बातें हैं जो सपोर्टिव एविडेंस हैं, है ना, सपोर्टिव फैक्ट, सपोर्ट करने वाले, वो भी यहाँ रिलेवेंट होते हैं। रेबट करने वाले भी यहाँ रिलेवेंट होते हैं। हिंदी वालों आप शब्द क्या लिखेंगे, व्याख्यात्मक तथ्य, ठीक है, पहचान स्थापित करने वाले तथ्य, संबंध स्थापित करने वाले तथ्य, समय और स्थान को नियत करने वाले तथ्य, या किसी तथ्य का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य। फैक्ट्स दोज सपोर्ट एनी फैक्ट और रेबट एनी पर्टिकुलर फैक्ट। किसी तथ्य का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य भी यही रिलेवेंट होते हैं। तो लिखा है मार्क्स ऑन द अक्यूज्ड क्लॉथ्स एक्सप्लेनिंग ब्लड स्टेन्स, खून के धब्बे हैं किसके, अभियुक्त के कपड़े पर, फाउंड एट द क्राइम सीन, और वो भी मौका वारदात पर मिले हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये फैक्ट हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन, व्याख्या कर रहे हैं इस बात का कि हो ना हो यही अपराधी है, क्योंकि इसने जब मर्डर किया होगा तो इसके कपड़े में खून लग गए होंगे। ध्यान रखना, इससे बात साबित नहीं होती है। आप ये मत समझना कि इससे बात साबित हो गई, ये बात कोर्ट में रखी जा सकती है, इसलिए हम इसको रेलेवेंट कह रहे हैं। ये आदमी उसको एक्सप्लेन कर सकता है वापस से कि मैं वहां आया, मैंने देखा कोई आदमी के शरीर से खून निकल रहा है, मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की और इतने में कुछ धब्बे खून के मेरे कपड़े में लग गए। ये बात एक्सप्लेनेटरी है, तो ये भी यहीं जाकर रिलेवेंट होगा। तो इतनी तरह की बातें सेक्शन 7 में रिलेवेंट होती हैं। हम आगे चल रहे हैं। 2 केसेस हैं, सुरेश चंद्र बाहरी और स्टेट ऑफ बिहार का, और एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इन दोनों में ही एक्सप्लेनेटरी फैक्ट के बारे में बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि ये किसी फैक्ट यानी तथ्य की व्याख्या करते हैं इसलिए रिलेवेंट भी हैं और कोर्ट में रखे भी जा सकते हैं। सेक्शन 8 में देखिए, सेक्शन 8 में क्या रिलेवेंट है। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि थिंग्स सेड और डन, 2 शब्द है, ध्यान रखना। एक है सेड और एक है डन। कुछ कहा गया है, कुछ किया गया है। कौन कर रहा है, बाय एनी कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन होता है, षड्यंत्र करने वाला। षड्यंत्र क्या होता है, अपराध की योजना बनाना। इतनी आसान सी बात है। प्लानिंग टू कमिट एन ऑफेंस इज कॉन्स्पिरेसी, इस बात को याद कर लीजिए। लीगल लैंग्वेज कुछ और है। लीगल लैंग्वेज कहती है व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, if 2 or more persons conspire to commit a legal act by an illegal way or any act which is illegal by itself, we say that they are conspiring and this conspiracy is known as criminal conspiracy। ये तो लीगल भाषा है। क्या शब्दावली है, 2 या अधिक लोग
मिलकर किसी अपराध को करने की योजना बनाते हैं। ये साधारण परिभाषा हो गई। लीगल परिभाषा है वैध कार्यों को अवैध साधनों द्वारा या अवैध कार्य को करने के लिए योजना का बनाना जो है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। मैंने आसान शब्दों में समझाया, मेरी परिभाषा याद रखिए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या बताया मैंने? कॉन्स्पिरेसी क्या है? अपराध की योजना बनाना। अगर किसी ने कोई बात कही है, कुछ किया है, और ध्यान रखना है ये किस बारे में है? अबाउट द कॉमन डिजाइन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। कॉमन डिजाइन क्या होता है? कॉमन डिजाइन का मतलब है अपराध को करने की प्लानिंग इस कॉमन डिजाइन, उसके बारे में कुछ कहा है या किया है। जैसे एक मर्डर केस था मध्य प्रदेश का ही, भोपाल का, जिसमें एक महिला है जो एक आदमी के प्रेम में है। आदमी का नाम है ध्रुव नारायण, जिसके प्रेम में वो महिला है, और एक और महिला है जो कि शहला महसूद नाम है उसका, वो भी उस आदमी के प्रेम में है। ये दोनों महिलाएं एक आदमी के प्रेम में है। पहली महिला दूसरी महिला की दुश्मन है, उसको मार डालना चाहती है। और ये जो महिला मार डालना चाहती है ये डायरी लिखती है रोज। ये अपनी सहेली से मिलती है, अपने मन की बात बताती है, कहती है कि मैं इस महिला को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। वो जो उसकी सहेली है उसे एक आदमी का कांटेक्ट देती है। उस आदमी का नाम है शाकिब डेंजर, ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। शाकिब डेंजर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये महिला उसको पैसे देकर एंगेज करती है दूसरी महिला को मारने के लिए, रास्ते से निपटाने के लिए। और ये सारी बातें वो डायरी में लिख रही है। ध्यान रखना है, अभी अपराध हुआ नहीं है। ये सेक्शन कब काम में आएगा? बिफोर कमीशन ऑफ द ऑफेंस, इफ एनीथिंग सेड और डन अबाउट द कॉमन डिजाइन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। अपराध होने के पहले जो भी कुछ किया गया है या जो कुछ कहा गया है अबाउट द कॉमन डिजाइन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बाय ए कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर कौन है? ये महिला और उसकी सहेली। तीसरा आदमी कौन जुड़ रहा है? शाकिब डेंजर, ये भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो ये जो डायरी है कहाँ रिलेवेंट होगी? इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, लिखा है स्टेटमेंट मेड बाय वन कॉन्स्पिरेटर वाइल प्लानिंग रॉबरी बाइंड ऑल कॉन्स्पिरेटर्स। एक ने कुछ कहा है, एक ने कुछ लिखा है, वो बातें सभी के खिलाफ जाएंगी। तो ये जो केहर सिंह का केस इंदिरा गांधी मर्डर केस कहलाता है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। और उसमें कहा यह गया था कि जो षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, उसका सार है एग्रीमेंट। करार षड्यंत्र का सार है। एग्रीमेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये इस बात में यहां पर में आया है। ठीक है, स्टेट ऑफ नलिनी सिंह, ये राजीव गांधी मर्डर केस है, और यहां भी कॉन्स्पिरेसी के बारे में लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं इस केस में भी। फिर देखिए सेक्शन नंबर 9 प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है अन्यत्रता का सिद्धांत। और पानी पीने गया था मैं, एक घूंट, है ना। तो यहां पर मैं एक्चुअल में इस सेक्शन में इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या है ये? ध्यान रखना है, इनको असंगत तथ्य कहा जाता है। हिंदी वालों मैं आपको ठीक ठीक समझा दूं भैया। एक है सुसंगत तथ्य, इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ही अलग बातें हैं। एक है विसंगत तथ्य, और एक है सुसंगत तथ्य, और एक है असंगत तथ्य। देखिए शब्द सुनने में एक समान दिखाई पड़ रहे हैं नहीं। यह है रिलेवेंट, यह है इररिलेवेंट, यह है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब यह होता है कि बात कुछ की जा रही है, आप कुछ और बात कर रहे हो, लेकिन जो बात कर रहे हो वो इस बात से इतनी विपरीत है, इतना अगेंस्ट है कि इस बात के एग्जिस्टेंस को असंभव बना देती है। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं, ए नाम के आदमी पर आरोप है कि उसने बी नाम के आदमी का मर्डर किया है। ठीक है, मर्डर कहां हुआ है? कनॉट प्लेस दिल्ली में हुआ है। यह आदमी कह रहा है कि जिस दिन की मर्डर की बात है, मैं तो आईपीएल मैच देख रहा था उस दिन, और कहां देख रहा था? कोलकाता में। तो आईपीएल मैच का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोलकाता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह बात कैसी है? यह बात इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, और यह बात इस बात से इतनी विपरीत है कि इसने कनॉट प्लेस दिल्ली में मर्डर किया होगा, इस बात को असंभव बना देती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस दिन तो कोलकाता में था। और क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए ये रिलेवेंट है इस सेक्शन में। बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन मैं आपको बहुत सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं कुछ और तरीके अपनाऊंगा समझाने के लिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो लिखना ये वाली बात नहीं समझ में आई है, मैं हूं आपको और तरीके से समझाऊंगा, है ना। इन पर एक एक सेक्शन पर एक एक डेढ़ घंटे के लेक्चर होते हैं, जिनमें इन्हीं एक बात को समझाने के लिए मैं आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इनकंसिस्टेंसी क्या है, असंगतता क्या होती है।
तो जेम्स फिट्ज स्टीफन साहब कौन है ये? हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के आर्किटेक्ट। उन्होंने अपनी किताब डाइजेस्ट ऑफ एविडेंस, उनका लॉ ऑफ एविडेंस का डाइजेस्ट उन्होंने लिखा, जो यूरोप में बड़ा फेमस हुआ। उसमें उन्होंने इनकंसिस्टेंसी के कई प्रकार बताए हैं। जैसे एक प्रकार है पहला एलिबाई, ठीक है, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि ये बात यहाँ रिलेवेंट है। नहीं, इसके अलावा भी और बातें हैं जो यहाँ रिलेवेंट है। जैसे एक है सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, शब्द लिखिए, सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, मतलब चोट का खुद के द्वारा पहुंचाया जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक महिला है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, घरेलू हिंसा का, और वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अपने ससुराल वालों पर आरोप लगा रही है। कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा है, चोट के निशान दिखा रही है। सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाता है कि ये चोट तो खुद इसने अपने आप को पहुंचाई है। इनकंसिस्टेंट है, और ये बात रिलेवेंट होगी यहां। इसे कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म, ठीक है। एक और बात देखिए, सर्वाइवल ऑफ डिसीज्ड, सर्वाइवल ऑफ डिसीज्ड। ए नाम के आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मर गया है, लेकिन अगर वो जिंदा हो और उसको लाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए तो ये इस बात को इतना असंभव बना दिया जाता है कि इसका मर्डर केस एग्जिस्ट करे, क्योंकि आदमी मर गया है, कह रहे थे वो तो जिंदा है। तो ये है सर्वाइवल ऑफ डिसीज्ड, मृतक का जीवित होना कहते हैं इसे, ठीक है। एक चौथा कहानी है कि मान लो मर्डर केस है और साबित कर दिया गया सुसाइड, ठीक है। तो सुसाइड एक इनकंसिस्टेंसी है जो आपकी जानकारी के लिए रिलेवेंट हो जाती है इस सेक्शन में आकर के, क्योंकि ये बात इतनी असंभव बना दी जाती है। कहा जा रहा है ए ने बी को मारा है, आपने साबित कर दिया बी ने सुसाइड किया है। और लास्ट जो है पांचवें तरह की बात है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू वाइफ। ये कब काम में आता है? जब लेजिटिमेसी का केस कोर्ट में आता है। एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके बारे में कहा जा रहा है, महिला कह रही है कि ये मेरे पति का बच्चा है, पति कह रहा है कि मेरा बच्चा है ही नहीं है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ है। तो कैसे वो साबित करेगा नॉन एक्सेस? नॉन एक्सेस कैसे साबित करेगा? बताएगा कि फेरे हो रहे थे और ये कहीं बंदा आर्मी नेवी में काम करता है, फेरे के समय ही कॉल आ गया, तुरंत इसको जाना था, ये फेरों से उठकर ही चला गया। कहाँ चला गया? अपने बॉर्डर पे, अपने पोस्ट पर, और वहां से इसको खबर मिली कि पत्नी प्रेग्नेंट है। कैसे हो सकता है? तो नॉन एक्सेस को साबित करना पड़ेगा, पति पत्नी के बीच पहुंच का नहीं था। और ये एक्सेस जो है, ये एक्सेस टू सेक्सुअल रिलेशन की कहानी है, लैंगिक संबंध नहीं बनाया था उन दोनों ने, इस बात को साबित करनी पड़ेगी और ये बात साबित होगी। तो ये 5 तरह की इनकंसिस्टेंसी है जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। सारी बातें 9 में रिलेवेंट होगी। विनय कुमार सिंह का केस याद रखिए और ध्यान रखिए, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत रिनाउंड केस है दूधनाथ पांडे का, 1981 का। दूधनाथ पांडे पगला ही व्यक्ति था एक, और एक लड़की थी जिससे उसको प्रेम हो गया। उसके घर में किराए पर ही रहता था, और किराए पर रहने के बाद पहले तो ये जो है अप्रोच करता है उस लड़की को शादी के लिए, लड़की मना कर देती है। तो ये जिस कॉलेज में ये पढ़ाती है वहां जाता है और वहां मर्डर कर देता है उसके भाई का। जब केस आता है तो ये एलिबाई की बात करता है, कहता है मैं तो इस दिन वहां पर मैं फला जगह फैक्ट्री पर काम कर रहा था, उस फैक्ट्री में उसका अटेंडेंस भी है, उसके लोग भी बताते हैं कि हाँ ये आया था, लेकिन फैक्ट्री और मर्डर की जगह पर मात्र 15-20 मिनट का डिफरेंस है, वहां से वहां जाया जा सकता है। तो एलिबाई ऐसे सेटल नहीं होती है। एलिबाई यानी कहीं और होने का मतलब है कि उस दिन आपकी उस जगह पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर थी। तो इस बात को साबित करना जरूरी होता है एलिबाई में। दूधनाथ पांडे का केस बहुत बड़ा केस है, कभी किसी लेक्चर में उस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो लॉ जो हमारे पास में है, कानून, उसके लूप होल्स को भी पता चलता है जब हम दूधनाथ पांडे का केस पढ़ते हैं। खैर, फिर सेक्शन 12 में चलते हैं। यहाँ 2 बातें हैं, स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर की दशा, ये सेक्शन 12 में रिलेवेंट हो जाती है। तो इंटेंशन यहाँ रिलेवेंट होता है, नॉलेज ज्ञान रिलेवेंट होता है, गुड फेथ यानी सदिच्छा रिलेवेंट होती है, बॉडीली फीलिंग यानी शरीर की संवेदना जो है, हाउ द पर्सन वॉज फीलिंग ऑन द पर्टिकुलर डे, ये सब बातें जो है यहाँ पर रिलेवेंट होती है। आप देखिए, एंग्जाइटी एंड नर्वस बिहेवियर बिफोर कमिटिंग फ्रॉड शोज गिल्टी माइंड, इतनी सी बात यहाँ पर में है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और उसके ठीक पहले उसको एंग्जाइटी थी, एंग्जाइटी का होना ये बताता है कि उसका माइंड, उसके मन में कुछ चल रहा था विच इज समथिंग क्रिमिनल। इसे हम कहते हैं गिल्टी माइंड, इसे हम कहते हैं क्रिमिनल माइंड, और हिंदी में इसे कहते हैं दुराशय।
चलते हैं आगे। अगला जो कुछ दो केस हैं, संतोष कुमार सिंह का केस है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम का केस है। ये दोनों ही केस इससे रिलेटेड हैं जो आपको जानना चाहिए। नाउ एक बड़ा बैच है हमारे पास में, सेक्शन 15 टू 25। ये बात करता है एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में। एडमिशन को हिंदी में कहते हैं स्वीकृति, कन्फेशन है संस्वीकृति। स्वीकृति क्या होती है? किसी भी बात को एडमिट कर लेना। एडमिशन कैसे होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं आपको, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ए नाम का एक आदमी है और ऐसे इसको इस तरह से समझते हैं, इस डायग्राम से समझो। ए नाम का एक आदमी है, ये लैंडलॉर्ड है। क्या है ये? लैंडलॉर्ड। इसने बी नाम के आदमी को, मतलब बड़ा मालिक है ना, मुकेश अंबानी जैसा आदमी, बी नाम के आदमी को एजेंट रखा हुआ है कि ये एजेंट जाकर सी, डी, ई इन लोगों से रेंट कलेक्टर के लेकर आए। हुआ ये है कि ए बी से ये कह रहा है कि सी ने जनवरी 2026 का किराया नहीं दिया है, इसके लिए उसके ऊपर केस लेकर आता है। बी कहता है कि सी का किराया मैं ले चुका हूं और जमा कर चुका हूं। सी यही बात किसी एक्स नाम के आदमी से कह रहा है कि यार इस बार ए ने जनवरी का किराया तो लिया नहीं है। ए भी यही कह रहा है कि किराया नहीं लिया है, बी कह रहा है कि किराया लेकर जमा कर दिया है। सी जो बात कह रहा है कि इस महीने का किराया देना बाकी है, ये एडमिशन है। और क्योंकि ये सी और बी दोनों के अगेंस्ट जाएगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्वीकृति, और उसको रेंट देना पड़ेगा। ये बात साबित की जा सकती है, इतनी आसान सी बात है। कन्फेशन की कुछ और कहानी है। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन के लिए एक लाइन में अगर आप शब्द यूज करना चाहें तो इसका मतलब होता है अपराध को स्वीकारना। क्या मतलब होता है? अपराध को स्वीकारना। ठीक है, कौन स्वीकारता है अपराध को? अपराधी। तो स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज्ड, ठीक है, अपराधी द्वारा किया गया कथन है, इन विच ही एक्सेप्ट्स और एडमिट्स द गिल्ट कमिटेड बाय हिमसेल्फ। अभियुक्त अपराध के करने को स्वीकार करता है, जिस कथन में, उस कथन को, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कन्फेशन। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कन्फेशन किसके सामने किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम इन सेक्शंस में बातें पढ़ते हैं। पुलिस से किया गया कन्फेशन मान्य नहीं होता है, मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंट में किया जाएगा तो मान्य होगा। फिर अगर मान लेते हैं कन्फेशन कोई कर रहा है व्यक्ति, संस्वीकृति कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसके मन में थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉमिस उसको नहीं दिया होना चाहिए, इंड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसकी सैंक्टिटी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो इन सेक्शंस में आपको मिलेंगी। कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो हम देखेंगे। फिर हम चलते हैं स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। सेक्शन 26 और 27 दोनों ही सेक्शन में इस बारे में बात है कि ऐसे लोगों के कथन जिनको बुलाया नहीं जा सकता कोर्ट में। क्यों नहीं बुलाया जा सकता? कुछ कारण है। पहला तो यह है कि वो मर गया होगा, दूसरा मेमोरी लॉस हो गई, अब बुलाएंगे तो बताएगा क्या वो। तीसरी बात हो सकती है ही इज नॉट एबल टू स्पीक, बोल नहीं सकता, कोई बीमारी हो गई हो, कुछ पैरालिसिस जैसा हो गया हो, और भी कारण हो सकते हैं। आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन चला गया हो, और भी बात हो सकती है कि बिना एक्सपेंस और डिले के उसको बुलाया नहीं जा सकता। जैसे मान लो एक चोरी का मैटर है, 5,000 रुपए चोरी हो गए हैं और आई विटनेस अभी अमेरिका में है, तो उसको हम कोर्ट में नहीं बुलाते। इन सभी तरह के लोगों के स्टेटमेंट आपकी जानकारी के लिए रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 में कुल 8 तरह की बातें हैं, ध्यान रखना है, जो रिलेवेंट होती हैं। लोग क्या याद रखते हैं? लोग याद रख लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की बात। मृत्युकालिक कथन इस एक सेक्शन में रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे एलएलबी कर रहे होते हैं तो इसी एक बात को पढ़ते हैं। 26(1) ये सेक्शन है, पहले 32(1) में था इंडियन एविडेंस में एक्ट में, अब साक्ष्य अधिनियम में 26(1) में आ गया है, जिसमें हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात समझते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी कैसे होती है, डाइंग डिक्लेरेशन की रिलेवेंसी क्या है, और डाइंग डिक्लेरेशन कब सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन होता है, इसको जानने के लिए कुछ केसेस आपको जानने चाहिए। एक तो है खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बढ़िया। इसके पहले एक केस और आपको जानना है, कौन सा? वो है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर का मामला। और एक केस और जान लीजिए आप, ये केस है राजू देवड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राजू देवड़े वर्सेस
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो राजू देवड़े का केस जो है ये लेटेस्ट केस है, 2020 का मामला है। और इन तीन केस को 1, 2, 3, इन तीन, इस लक्ष्मण को भूल जाओ तो भी चलेगा। इन तीन केस को याद रख के आप डाइंग डिक्लेरेशन को कमाल तरीके से समझ सकते हो। मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूं। पाकला नारायण स्वामी का केस क्या है कि इसमें एक आदमी है जिसको अपने एक मित्र ही कहेंगे, उससे पैसे वसूल करने हैं। जिससे पैसे वसूल करने हैं उसी का नाम है पाकला नारायण स्वामी। 3000 रुपए की उधारी का मामला है। 1939 का ये केस है और पाकला नारायण स्वामी है ना। तो वो जो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूं और मुझे जो है बुलावा आया है, 3000 रुपए लेने जा रहा हूं। जाता है, जाकर वापस नहीं लौटता। पत्नी को लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, वो पुलिस को कंप्लेन करती है। पुरी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रंक में उसकी बॉडी पाई जाती है जो 7 भागों में कटी हुई होती है। और ये सब केस एक बात पर, एक स्टेटमेंट से शुरू होता है कि ये कहां जा रहा है, पाकला नारायण स्वामी के घर जा रहा है, जिसको हम डिसीज्ड मृतक कह रहे हैं, जो मर गया है। और उसने अपने पत्नी को यह बात बताया था कि मैं उसके यहां जा रहा हूं। ये सस्पिशन का ग्राउंड बनता है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। और ये जो स्टेटमेंट उसने अपनी पत्नी को दिया था कि मैं जा रहा हूं 3000 रुपए लेने पाकला नारायण स्वामी के घर, इस बात को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। एस्टैब्लिश क्या हुआ? एस्टैब्लिश ये हुआ कि अप्रीहेंशन ऑफ डेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट, मृत्यु की आशंका आवश्यक नहीं है। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ, कोई कथन किया गया है जिसका सीधा संबंध किससे है, मौत से है, तो ये बात डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। 2 चीजें एस्टैब्लिश हुई। क्या क्या? एक तो द पर्सन हु इज गिविंग स्टेटमेंट मस्ट डाई, कथन करने वाले को मरना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ, इसका संबंध मौत से होना चाहिए। अगर यह है तो क्या कहा जाएगा? इसे डाइंग डिक्लेरेशन। आते हैं खुशहाल राव के केस में। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इस केस में क्या एस्टैब्लिश हुआ था पता है कि व्हेन डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। कोर्ट ने क्या कहा? वॉलेंटरी कंसिस्टेंट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। एक तो वॉलेंटरी, स्वेच्छा किया गया होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है, जैसे मैं आपको समझाऊं, डाइंग डिक्लेरेशन व्यक्ति 3-4 बार करता है। कब कब करता है? पहली बार उससे करेगा जो अपने आसपास के लोग हैं, दूसरी बार वो डॉक्टर हॉस्पिटल से करता है, तीसरी बार पुलिस से करता है, चौथी बार मजिस्ट्रेट से करता है, अगर वो इतने समय तक जिंदा है तो, जैसा कि राजू देवड़े में मैं बताता हूं अभी आपको कैसे हुआ। तो कंसिस्टेंट का मतलब है 2 बार बोला है, दोनों बार सेम बात बोली हो, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात खुशहाल राव में स्टैब्लिश हुई 1958 में। क्या स्टैब्लिश हुई? कि अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा जाए, मैजिस्ट्रेट ने लिखा हो, तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा है। कब स्टैब्लिश हो गई? 1958 में। और तब से लेकर अब तक लोग इसको रट रहे हैं। जबकि मैंने कई बार ये बात अपने लेक्चर्स में कही है, 1958 वाले मतलब 2020 राजू देवड़े के जजमेंट के पहले बोलता रहा हूं कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मजिस्ट्रेट कहां से आएगा। जैसे मान लो एक आदमी मरने वाला है और मरते मरते उसने अपने पड़ोसी को, अपनी मां को, अपने घर में किसी को, पत्नी को, किसी को भी अगर ये बात बता दी है कि किसने मारा है, अब वो कहां लिखने बैठेगा? क्या कहेगा? रुको मैं कागज पेन लेकर आता हूं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम आंसर दोगे। क्या बकवास बात है। तो अगर मैजिस्ट्रेट उपलब्ध है, उसने लिख लिया है, ऐसे वाले मैटर में तो ठीक है। अदरवाइज डाइंग डिक्लेरेशन कोई रिटन फॉर्मेट में होना जरूरी नहीं है। इवन डाइंग डिक्लेरेशन को बोलकर बताना भी जरूरी नहीं है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, उसमें कहा कि इशारों से भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। लिखना तो बहुत दूर की बात हो गई, ध्यान से समझना है। लेकिन लोग क्या समझते रहे, लिखा हुआ होगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा तो और अच्छा होगा, मैजिस्ट्रेट लिखेगा तो सुभान अल्लाह। राजू देवड़े का केस कमाल है। जो मैं समझाता रहा हूं वो बात 2020 में जाकर राजू देवड़े में स्टैब्लिश हो गया। हुआ क्या है समझिए। एक महिला है जिसको की जली हुई हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया है। उस महिला का राजू देवड़े नाम के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था। महिला प्रेग्नेंट थी और राजू देवड़े पर दबाव बना रही थी कि वो उससे शादी कर ले। हुआ ये कि एक दिन जब उसके पूरे परिवार वाले बाहर हैं तो ये महिला, कई सारे स्टेटमेंट है ना, महिला के स्टेटमेंट बता रहा हूं। तो ये महिला का कहना यह है कि राजू देवड़े घर आया था, उसने इसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दिया। ये स्टेटमेंट वो सबसे पहले अपने भाई को देती है। जब उसका भाई बाहर से वापस आता है, घर में कोई नहीं है, ये महिला जल रही है या जली हुई है, आते ही सबसे पहले पूछता है हुआ क्या है, तो वो बताती है राजू देवड़े आया था। इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ये बोलने की
आवश्यकता नहीं है, वहां नर्स और बाकी स्टाफ मिलते हैं। तो नर्स और बाकी स्टाफ से वो महिला स्टेटमेंट सेम बात, क्योंकि पूछते हैं क्या हुआ। अगर आप अस्पताल में गए हैं तो नर्स पहले पूछती है, फिर दूसरी नर्स पूछती है, फिर वार्ड बॉय पूछता है, फिर डॉक्टर यही पूछता है, फिर जो लोग देखने आते हैं वो भी पूछते हैं क्या हुआ। फिर आदमी बताता है अब क्या बताएं क्या हुआ। फिर तीसरा आदमी आया, फिर पूछता है क्या हुआ। तो दिन भर वो यही बोलता रहता है। बात कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी एडमिसिबल होगी। गोलमोल बातें, बार बार बदलती हुई बातें एडमिसिबल नहीं है। नर्स और बाकी स्टाफ से भी महिला ने यही कहा कि राजू देवड़े जो उसका प्रेमी था वो आया था, उसने केरोसिन डाल के आग लगा दिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है हॉस्पिटल में, पुलिस भी यही पूछती है क्या हुआ। महिला बताती है कि ये राजू देवड़े नाम का आदमी आया था और उसने जो है उसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा दिया। पुलिस ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, लिखती है। पुलिस स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं रिकॉर्ड करती है, जैसे महिला ने बताया वैसा लिखती है। ये है डे 1। डे 2 अगले दिन मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां आते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये बात लिखते हैं। अब समझना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने लिखा कि महिला जो है वो शाम को सारा घर का दिया जला करके जा रही थी, तो बिस्तर के बाजू में रखा हुआ जो केरोसिन का लैंप था वो गिर गया और गिरने के कारण उसमें आग लग गई। इनकंसिस्टेंट हो गई पहली तो बात। मजिस्ट्रेट ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा है, प्रश्नोत्तरी में लिखा है, जहां पर में राजू देवड़े को क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में मजिस्ट्रेट कहते हैं, मजिस्ट्रेट को पूछा जाता है कि आपने जो डाइंग डिक्लेरेशन लिया है उसमें साइन क्यों नहीं करवाया महिला का। तो कहते हैं कि महिला उस मेंटल स्टेटस में नहीं थी। ठीक बात है। उसका अंगूठा क्यों नहीं लिया, तो कहते हैं कि इतना जला गया था कि अंगूठे का निशान नहीं आता। मतलब मैजिस्ट्रेट ने जो रिकॉर्ड तैयार किया है उसमें महिला का साइन भी नहीं है, महिला का थंब इंप्रेशन भी नहीं है। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसको मैजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट के ऊपर ओवरराइड इफेक्ट दिया और कहा क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट बाकी दो स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है। हॉस्पिटल स्टाफ भी कह रहा है कि महिला ने बताया था राजू देवड़े नाम के आदमी ने आग लगा दी। पुलिस का स्टेटमेंट भी कह रहा है राजू देवड़े, और परिवार के सदस्य भी राजू देवड़े कह रहे हैं। कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना और मैजिस्ट्रेट के लिखे हुए डिक्लेरेशन को डिस्कार्ड कर दिया। कमाल का जजमेंट है। ऐसे ही जजमेंट और जजमेंट के किस्से आपको जानते रहने चाहिए, जहां से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। और इस कहानी के बाद तो डाइंग डिक्लेरेशन में आपकी मास्टरी हो ही गई होगी। आप समझ गए होंगे डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, कब काम में आएगा और कैसे काम में आएगा। आगे बढ़ूं। अगर आपको ये केस सुन करके समझ में आ गया है और केस समझने में आसानी हुई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप और ऐसे केस के किस्से जानना चाहते हैं क्या। ऐसे सैकड़ों हजारों किस्से मेरे दिमाग में हैं जो कई सारे लॉ से रिलेटेड हैं, जिन पर मैं आपके लिए पूरी एक सीरीज अलग से ला सकता हूं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप केस की कहानियां सुनना चाहते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में केस तो याद रह ही जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बने। आइए चलते हैं। पब्लिक एंड स्पेशल रिकॉर्ड्स रिलेवेंट होते हैं सेक्शन 28 से 32 में। पब्लिक रिकॉर्ड क्या है, बर्थ रजिस्टर, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्टर, ये सब यहाँ रिलेवेंट होते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको जब आगे चलेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। जजमेंट ऑफ कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। 34 से सेक्शन 38 तक हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं जजमेंट ऑफ कोर्ट्स के रिलेवेंसी के बारे में। तो जजमेंट ऑफ कोर्ट क्या है, न्यायालय जो निर्णय देता है, डिक्री देता है, जजमेंट देता है, इनकी रिलेवेंसी यहां हो जाती है। आपको जानकारी में रखना है, प्रीवियस जो जजमेंट्स हैं वो रिलेवेंट होते हैं। एक डॉक्ट्रिन आता है हमारे पास में लैटिन में, इसे कहते हैं ऑट्रे फॉइस अक्विट। मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें एक किसी ने कमेंट किया था कि हाय पहले लैटिन से मर रहे थे अब संस्कृत में मरना पड़ेगा। नहीं भैया, पहले आपको लैटिन पढ़ना पड़ रहा था, अब संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, लैटिन तो छूट ही नहीं रहा। तो ऑट्रे फॉइस अक्विट लैटिन है और ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट ये भी लैटिन है। याद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट, इसे कहते हैं पूर्व की दोष सिद्धि, इसे कहते हैं पूर्व की दोष मुक्ति। इन्हीं सेक्शंस में रिलेवेंट होती हैं ये बातें, क्योंकि दोष सिद्धि है या दोष मुक्ति है, इट विल बी डन बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। न्यायालय के निर्णय से ये बात आएगी, एंड द पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज गोइंग टू बी रिलेवेंट इन दिस बैच ऑफ सेक्शंस विच इज पार्ट ऑफ रिलेवेंसी डॉक्ट्रिन, जो सुसंगतता के सिद्धांत से संबंधित है। चलो मैं आगे। तो एक डॉक्ट्रिन आपके पास में है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। एक डॉक्ट्रिन आपके पास में है, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी का डॉक्ट्रिन आप पढ़ते हैं
बीएनएसएस में भी पढ़ेंगे, डबल जेपार्डी का डॉक्ट्रिन आप जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 सीपीसी से निकल कर आती है, और इन सारी बातों का लेना देना इस बैच ऑफ सेक्शन से है जहां पर में ये बातें रिलेवेंट होती हैं, मतलब कोर्ट में रखी जा सकती हैं। फिर थर्ड पर्सन कौन होते हैं? इन्हें कहा जाता है एक्सपर्ट। एक वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो, बहुत वायरल हुआ था बीच में, और क्वेश्चन ये था कि मान लो एक महिला और एक पुरुष शादीशुदा हैं या नहीं, इस बात को कैसे साबित करेंगे? मैंने किसी इंटरव्यू में पूछा था, और इसके पीछे, क्वेश्चन के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि शादी का कार्ड अवेलेबल नहीं है, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं ही नहीं, या मान लो बाराती भी नहीं मिल रहे हैं, शादी हुई है कैसे साबित करेंगे? मतलब ये कि लड़का लड़की भागकर शादी की है दोनों ने, ऐसी वाली बात है, तो वहां इन जनरल सबूत नहीं मिलता, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है, शादी हुई है ये साबित कैसे करेंगे? ध्यान रखना है, जब कभी भी हमारे पास कोई एविडेंस ना हो, याद कर लीजिए इस बात को, व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल, जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, इवन नो सेकेंडरी एविडेंस इज अवेलेबल, कोई द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, इवन नो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज देयर टू एस्टैब्लिश द केस, मामले को साबित करने के लिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी नहीं है, मींस मामले में एविडेंस ही नहीं है, कैसे साबित करेंगे? हियर कम्स द रोल ऑफ एक्सपर्ट, यहां पर में विशेषज्ञ की बात आती है, उसको बुलाएंगे और समझेंगे। ये बात और है, एक्सपर्ट एविडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, कोर्ट ने कहा ही है कि ये कोरोबोरेटिव नेचर का है, संपोषक किस्म का है, सब्सटेंटिव नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जहां पर में एविडेंस नहीं है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी कम है। एक्सपर्ट कौन है? मैं आपको एग्जांपल दे दूं थोड़ा सा, एक बहुत अच्छी सी कहानी मुझे याद आती है। ऐसा हुआ कि एक बार एक गांव में, जिस गांव ने कभी हाथी नहीं देखा था, वहां हाथी आया, और जब लोग सो रहे थे तो रात में हाथी आकर चला गया, खेत बर्बाद कर दिए। सुबह लोग उठे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा जानवर था या क्या चीज है जिससे कि इस तरह के निशान बने हुए हैं, क्या गया है यहां से। तो आई विटनेस है तो किसको बुलाएंगे? आई विटनेस को। डायरेक्ट एविडेंस है तो वो बुलाएंगे, सीसीटीवी है, फुटेज देखेंगे, कोई एविडेंस नहीं है, तो गांव के लोगों ने सोचा बुलाइए एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट का नाम है लाल बुझक्कड़। एक्सपर्ट को बुलाया गया। अब एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस से बात बताता है। वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है दो निशान का वो इतना है जैसे लग रहा है कि हिरण कूदा होगा, पहली बात। दूसरा, ये गोल गोल जो निशान है ये चक्की के समान निशान दिख रहे हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, कहता है हो ना हो पैर में चक्की बांध के हिरणा कूदा होए। कहता है गांव में हिरण आया होगा, पैर में चक्की बांध करके कूदा होगा रात भर, इसीलिए गोल गोल निशान चारों तरफ बने हुए हैं। ये तो है एक्सपर्ट एविडेंस। ये बात और है कि ये काम में कहाँ आता है? जब ओपिनियन बनाना हो साइंस के बारे में, हैंडराइटिंग के बारे में, फिंगरप्रिंट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ओपिनियन बनाना हो तो काम में आती है एक्सपर्ट की एविडेंस। और मैंने बताया, वो क्वेश्चन वापस से ले लूं, पति पत्नी है या नहीं है कैसे साबित होगा? एक्सपर्ट को बुलाना होगा। एक्सपर्ट का मतलब ऐसा नहीं होता जिसके पास डिग्री हो या जिसके पास सर्टिफिकेट हो, वो एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट का मतलब है पर्सन हु हैज एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, उस मामले के बारे में भी जानकारी हो। तो वो लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं, वो उसके मित्र हैं, वो सब एक्सपर्ट हैं इस मामले में, जिनको बुला के पूछा जा सकता है कि आप इन दोनों महिला और पुरुष को कैसे जानते हैं। तो वो बताएंगे अगर कि इन दोनों को हम पति पत्नी के रूप में जानते हैं, हम इनको भैया भाभी कहते रहे हैं, तो ये बात भी सफिशिएंट है साबित करने के लिए कि ये दोनों शादीशुदा हैं और शादीशुदा की तरह जीवन बिता रहे हैं। और वो लोग जिनको बुलाया गया है कोर्ट में, उनको कहा जाएगा एक्सपर्ट। ये बात भी कहाँ से आएगी? इसी चैप्टर में आएगी जिससे हम बात कर रहे हैं, रिलेवेंसी की कहानी। एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे और बात करेंगे। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस जयलाल का मामला है। कहा एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब सलाहकारी है, उसको मानने के लिए कोर्ट भी बाध्य नहीं है। मुरारी लाल का केस है, इसका संबंध भी एक्सपर्ट ओपिनियन से है, आप जाने। नाउ कम टू द लास्ट बैच। ये है कैरेक्टर ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की चरित्र के बारे में बात है। सेक्शन 46 से 50 तक इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कैरेक्टर दो तरह का होता है, एक होता है गुड कैरेक्टर, एक होता है बैड कैरेक्टर। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान रखना है, साक्ष्य अधिनियम में जहां कहीं लिखा है कि ऐसा होगा, साक्ष्य अधिनियम में कहीं लिखा होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी तो दो लोग आकर कोर्ट में जज के सामने लड़ते हैं, एक बता रहा है ऐसा है, दूसरा बोल रहा है ऐसा है ही नहीं, और दोनों ही सेक्शंस का हवाला दे रहे हैं।
जज को पूरा का पूरा कानून पता होना चाहिए, क्योंकि एविडेंस लॉ या साक्ष्य अधिनियम को कहा जाता है लेक्स फोराई, और लेक्स फोराई का एक मतलब होता है, एक तो मतलब है लॉ ऑफ द फोरम, एक इसका मतलब होता है लॉ विच गवर्न्स द फोरम। कानून जो है, जो पूरे न्यायालय को शासित करता है, वह है हमारा साक्ष्य कानून। तो देखिए यहां पर मैं गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर, तो पहली बात तो जो है हमारे सेक्शन 46 से 50 में आपको एक बात मिलेगी कि सिविल मैटर्स में कैरेक्टर रिलेवेंट ही नहीं है। कहां? फिर एक बात यह भी लिखी हुई है कि सिविल मैटर्स में रिलेवेंट हो जाता है कैरेक्टर इफ इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अगर नुकसानी की रकम का अवधारण करने के लिए कोर्ट को सक्षम बनाता है तो यह बात रिलेवेंट हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं है, मतलब कोर्ट में आप किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं बता सकते कि वो उसका चरित्र ठीक नहीं है, कोई बैड कैरेक्टर का है, इसका मतलब नहीं है कि उसने अपराध भी किया होगा। ध्यान रखना, देयर इज अ सेइंग, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। कोई व्यक्ति अच्छा है, संत है, तो जरूर उसका भी कोई अतीत होगा, और कोई व्यक्ति अभी अपराधी है तो उसका कोई भविष्य होगा। तो कोर्ट में बैड कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की जा सकती। ए नाम के आदमी पर आरोप है कि उसने बी नाम के आदमी की घड़ी चुराई है, ये नहीं बोला जाएगा कि सी की भी चुराई थी और डी की भी चुराई थी। आप तो साबित करो बी की चुराई है, क्या उसके पोजीशन से घड़ी मिली है, क्या उसके पोजीशन से सामान बरामद हुआ है, क्या उसको बी का सामान हटाते हुए देखा है, ये साबित करो। आप ये बैड कैरेक्टर की पहले इसकी चुराई है, ये बात नहीं मानी जाएगी, बैड कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन फिर एक बात कह दिया जाता है, हम पढ़ेंगे यहीं, कि अगर अच्छे चरित्र का साक्ष्य दे दिया है, गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया है, अब बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकेगा। एक व्यक्ति जिसके ऊपर चिंकारा ब्लैक बक होता है, उसको गोली मार दी, इसका आरोप था, तो कोर्ट में उसके वकील बता रहे थे कि ये तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, ये जितना पैसा कमाता है उसका 90% कैंसर पेशेंट को दे देता है। नाउ गुड कैरेक्टर की बात आ गई है, अब उसके बैड कैरेक्टर की बात की जा सकती है कि यही वो आदमी है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने रोड किनारे सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, यही वो आदमी है जिसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि मीडिया कर्मियों से ये हाथापाई करता रहा है। जैसे ही गुड कैरेक्टर की बात होगी तो बैड कैरेक्टर की बात आएगी, अदरवाइज बैड कैरेक्टर अपने आप में रिलेवेंट नहीं है। ये बात भी आपको जानना है, ये बात भी आपको समझना है। रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भजन सिंह का मामला जो है, ये दो रिनाउंड केसेस हैं जो कैरेक्टर एविडेंस से रिलेटेड हैं, आपको इसको भी जानना चाहिए। ठीक है, नाउ ये हमारा बैच था सेक्शन 3 से लेकर 50 तक की धाराओं का एक समूह, जिसमें 3 में बात की थी कि कोर्ट में कौन सी बातें करेंगे, और 4 से 50 में हमने समझा कि रेलेवेंसी क्या होती है, कितने तरह की बातें रिलेवेंट हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इतनी बात हमने करी। अब हम समझेंगे दूसरी बात, एडमिसिबिलिटी यानी कि ग्राह्यता क्या होती है। तो देखना, जहां रिलेवेंसी डिसाइड करता है हमारा एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 से 50, वहीं एडमिसिबिलिटी डिसाइड करता है जज। सेक्शन 141 बीएसए में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है जज टू डिसाइड अबाउट द एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी का मतलब है कौन से साक्ष्य स्वीकार होंगे और कौन से नहीं होंगे। एक बात और आपको समझना है, रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, ठीक है, आर लिख रहा हूं मैं और एडमिसिबिलिटी को ए लिख रहा हूं। भारत में ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, इन दोनों का मतलब एक नहीं है। ये बात और है कि इंग्लिश लॉ में रिलेवेंट फैक्ट ही एडमिसिबल होते हैं और एडमिसिबल फैक्ट ही रिलेवेंट होते हैं। जो सुसंगत है वही ग्राह्य है, जो ग्राह्य है वही सुसंगत है। भारत में ऐसा नहीं है। जो रिलेवेंट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फैक्ट इज गोइंग टू बी एडमिटेड। जो सुसंगत बात है, जरूरी नहीं कि वो ग्राह्य भी हो जाए। जैसे पुलिस को बताया है कन्फेशनल स्टेटमेंट में कि उसने अपराध किया है, ना, ये एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि इट कैन नॉट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट। वैसे ही प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, पति ने पत्नी को क्या बताया, पत्नी ने पति को क्या बताया, रिलेवेंट हो सकता है, एडमिसिबल होना जरूरी नहीं है, एडमिसिबल नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि लॉ मना कर रहा है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रिविलेज क्लास कम्युनिकेशन, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना में। पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो बीएसए का पार्ट है। नाउ कम टू व्हाट एडमिसिबिलिटी इज। ग्राह्यता क्या है? कोर्ट जब किसी फैक्ट को एडमिट कर लेता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द पर्टिकुलर मैटर, तो हम कहते हैं इट इज ऑल अबाउट द एडमिसिबिलिटी एंड इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 141 ऑफ बीएसए। 141 नंबर की धारा में जाएंगे तो वहां न्यायालय ग्राह्यता के बारे में बात करेगा। एडमिसिबिलिटी का ग्राउंड क्या होगा? ध्यान रखना है, रिलेवेंसी। ग्राह्यता का आधार सुसंगतता है। तो एक फ्रेज लिख लीजिए और याद कर लीजिए, एवरी एडमिसिबल फैक्ट is relevant but every relevant fact need not to be admissible।
हिंदी में कह दूं, प्रत्येक ग्राह्य तथ्य सुसंगत होता है, लेकिन प्रत्येक सुसंगत तथ्य ग्राह्य हो यह आवश्यक नहीं है। ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, इसकी व्याख्या करने के लिए मेंस में पूछा जाता है, और अगर आपने मेरी बात ठीक ठीक समझ ली है तो आपसे बढ़िया तो कौन और व्याख्या कर पाएगा। मैं आगे चलता हूं अगले पड़ाव पर। कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस हैं, देखिए। अगर आपने इतनी बातों को सुन लिया है, ठीक ठीक पचा लिया है, तो आप इनको भी समझ पाएंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाऊंगा। रेस जेस्टे इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? कौन सा सिद्धांत है जिस पर रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन आधारित है? और इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार के भाग। लिखते भी जाना हिंदी वालों, आपके लिए मैं बोल रहा हूं। मोटिव बिकम्स क्रूशियल मेनली इन, किन मामलों में मोटिव यानी कि हेतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? मैंने आपको बताया था, याद हो गया होगा आपको। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब जहां ऐसे मामले जहां जिनका संबंध परिस्थिति जन्य साक्ष्य से है, जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही एविडेंस है, वहां मोटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन डील्स विद कॉन्स्पिरेसी एविडेंस? अगर आप छत्तीसगढ़ सिविल जज के एग्जाम में हैं तो वहां वो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं जो सेक्शन बेस्ड, चैप्टर बेस्ड होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी हमको याद करने हैं। सेक्शन 8 आपको याद होगा, जहां मैंने बताया था एनीथिंग सेड और डन बाय एनी ऑफ द कॉन्स्पिरेटर पर्टेनिंग टू द कॉमन डिजाइन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। धारा 8 में ये बात सुसंगत हो जाती है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ने के लिए, अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल बिकॉज, हिंदी में कर दूं, मृत्युकालिक कथन क्यों ग्राह्य होता है? पहला ऑप्शन है इट इज स्वॉन, क्योंकि कोई व्यक्ति शपथ लेकर बोलता है। दूसरा है मेकर कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेटमेंट कर गया है उसको बुलाया नहीं जा सकता। मेकर का मतलब है कथन करने वाला। इट इज कन्फेशन, क्योंकि यह संस्वीकृति है। और लास्ट है इट इज कोरोबोरेटिव ओनली, क्योंकि इसकी प्रकृति, इसका नेचर संपोषक है, कोरोबोरेटिव है। क्या है सही आंसर? सही आंसर आपको चुनना है। मैंने चारों में टिक लगा दिया, मतलब चारों सही नहीं है, मैं तो पढ़ते हुए टिक मार्क करता जा रहा था। आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ABCD लिखने की जगह ये लिखिए आंसर इज A because it is sworn, या लिखिए आंसर इज B because maker cannot be called as a witness and this section is all about the persons those who cannot be called as a witness। ऐसा आप एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लिखिए, जो भी आपका आंसर है ABCD। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर BSA इज व्हाट? और अभी मैंने बताया था आपको इसकी प्रकृति एडवाइजरी यानी कि सलाहकारी है। न्यायालय जो एक्सपर्ट है उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि एक कमजोर किस्म का साक्ष्य होता है, वीकर काइंड ऑफ एविडेंस है, विच इज नॉट स्टैंडिंग इन इट्स ओन फुटिंग। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, यहीं रुकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी जैसा बड़ा वास्ट टॉपिक आपको बहुत कम शब्दों में आसान तरीके से थोड़े समय में समझाने में मैं सक्षम हुआ होऊंगा। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं अपने बहुत सारे बैचेस में। अगर आप किसी बैच में हैं तो हम पढ़ ही रहे हैं, अदरवाइज ये फ्री लेक्चर सीरीज तो आपके लिए है ही, आप जैसे भी चाहें इसका फायदा उठा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी सब बातें आती जाती रहेंगी, आपको ख्याल रखना है खुद का। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज से। नमस्कार, जय हिंद।